we are continuing with sexual myths, क्योंकि आप किसी भी मरीज की सेक्स की समस्या देख लीजिएगा, चाहे वो प्रॉब्लम शारीरिक हो या मानसिक, लेकिन एक चीज आपको उसमें अवश्य मिलेगी और वो है एंजाइटी, फिक्र, चिंता। खास करके इस एंजाइटी की जड़ में नकारात्मक भावनाएं, शर्म, अपराध भाव और भय जुड़ा हुआ रहता है, जिसका असर व्यक्ति के सेक्स परफॉर्मेंस पर पड़ता है और इस वजह से नाकामियां यानी फेलियर्स बार बार बढ़ते जाते हैं। पश्चिम की बात रहने दो, हम हमारे देश की बात करते हैं। हमारे देश में ये एंजाइटी की खास वजह होती है सेक्स के बारे में फैली हुई मनगढ़ंत बातें और गलत धारणाएं, जो रोगी के मन के अंदर घर कर जाती है, और यही गलत धारणाएं एंजाइटी की जड़ बन जाती है। जैसे कि हस्तमैथुन की पुरानी आदत या वीर्यक्षय से होती हुई समस्याएं, ब्रह्मचर्य, पेशाब के साथ वीर्य या धात का जाना, अक्षौत कौमार्य इत्यादि। ये समस्याएं पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं और उसके कारण जो सचमुच सेक्स प्रॉब्लम है, जो वास्तविक में सचमुच यौन समस्या है, उससे ज्यादा काल्पनिक यौन समस्याओं की संख्या बेहद बढ़ जाती है और साथ ही साथ लोगों को अनावश्यक मानसिक परेशानियां और तथाकथित यौन विशेषज्ञों का शोषण भी सहना पड़ता है। इसका एक दुष्चक्र बन जाता है और वह उससे बाहर आना व्यक्ति के लिए अमूमन नामुमकिन हो जाता है। ये गलतफहमियां हर एक जगह पाई गई, चाहे वे व्यक्ति गरीब हो या अमीर हो, पढ़ी लिखी हो या अनपढ़ हो, चाहे वो डॉक्टर हो या ना भी हो। इसके पहले के 2 लेक्चर्स में हमने हस्तमैथुन और शिश्न की लंबाई के बारे में बताया कि हस्तमैथुन एक सामान्य चीज है, फायदेमंद है, लेकिन नुकसानदेह तो हरगिज नहीं। और दूसरा, पेनिस की साइज के बारे में बताया कि अगर किसी के पेनिस की साइज उत्तेजित अवस्था में 2 इंच या उससे ज्यादा है तो विजातीय पार्टनर के संतोष के लिए काफी है और उसमें बच्चे पैदा करने की क्षमता भी बरकरार रहती है। इसके अलावा हस्तमैथुन और इंद्रिय की लंबाई से जुड़ी हुई विस्तृत बातें अगर आपको जानना है तो आप वो लेक्चर्स देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। अभी हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और सामान्य और असामान्य गलतफहमियों पर, खास करके वीर्य के बारे में, सीमेन के बारे में। वीर्य के बारे में सबसे बड़ी गलतफहमी है कि वीर्य एक खास चीज है और उसका संचय करना अति आवश्यक है। साथ में लोग यह भी मानते हैं कि वीर्य का व्यय करने से पुरुष संभोग करने की क्रिया में असमर्थ हो जाता है और उसको बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। उससे जुड़ा हुआ एक दूसरा भी मिथ है कि वीर्य का संचय करने से बदन हृष्ट पुष्ट होता है और जिंदगी लंबी होती है। वीर्य के बारे में एक सर्वसामान्य मिथ आपको हर जगह मिलेगा कि 1 बूंद वीर्य मतलब 100 बूंद खून और 1 बूंद खून के लिए उससे अनेक गुना पौष्टिक आहार। यह जानना बिल्कुल जरूरी है कि वीर्य एक रस है जो प्रजनन के अवयवों से बनता है और यह बनता है निकलने के लिए, नहीं कि जमा होने के लिए। दुनिया का कोई भी आदमी इसे जमा नहीं कर सकता। ये 24/7 बनता ही रहता है। जिस तरह से आप पेशाब अनिश्चित समय तक रोक नहीं सकते, वीर्य का भी बिल्कुल वैसा ही है। इस प्रक्रिया को समझने के लिए प्रजनन के अवयव की रचना को समझना आवश्यक है। पुरुष के अंदर 2 अंडकोश रहते हैं और हर एक अंडकोश में 2 तरह के सेल्स होते हैं। एक में से हार्मोन बनता है जो डायरेक्ट खून में जाता है
और जिसकी वजह से पुरुष को दाढ़ी, मूछ, बगल में बाल, प्राइवेट पार्ट में बाल आते हैं, मर्दाना आवाज होती है और कामेच्छा जागृत होती है, सेक्सुअल डिजायर जागृत होता है। यह सब मर्दानगी के लक्षण हैं जो ज्यादातर हार्मोन पर डिपेंडेंट है। दूसरी तरह के जो सेल्स होते हैं उसमें से शुक्र जंतु बनते हैं। शुक्र जंतु शुक्र नलिका द्वारा शुक्राशय से होकर प्रोस्टेट में पहुंचते हैं और फिर मूत्र मार्ग से वो बाहर आते हैं। 99% का जो वीर्य है वो सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्रंथि का स्राव है। शुक्र जंतु सिर्फ 1% पे से भी कम रहते हैं। अगर किसी व्यक्ति में एक भी शुक्र जंतु ना हो तो उसके सेक्स करने की क्षमता में कोई फर्क नहीं पड़ता। यह वीर्य 24/7 बनता रहता है। आप नहीं निकालोगे तो अपने आप निकल जाएगा। मिसाल के तौर पर एक गिलास पानी से पूरा भरा हुआ है और पानी डालोगे तो क्या होगा? अरे स्वाभाविक है कि ओवरफ्लो हो जाएगा, छलक जाएगा। उसी तरह से अगर आप संभोग नहीं करोगे, हस्त मैथुन नहीं करोगे, तो स्वप्न मैथुन या निंद्रा मैथुन के जरिए स्लीप एमिशन हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। उसे लोग नाइट फॉल या नाइट एमिशन भी कहते हैं। ये नॉर्मल है, ये कोई बीमारी नहीं है। इसके लिए इसके इलाज की कोई आवश्यकता नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि तो फिर वीर्य स्खलन के बाद कमजोरी क्यों लगती है? जहां तक मेरा ख्याल है कि जब से हम पैदा हुए तब से मेरे घर में या आपके घर में कान पे हाथ लगाओ, नाक पे हाथ लगाओ, मुंह पे हाथ लगाओ, सर पे हाथ लगाओ, कोई कुछ नहीं कह गया। लेकिन अगर प्राइवेट पार्ट को हाथ लगा दिया सब कहेंगे अरे ऐसा गंदा करता है। मरे तभी से हमारे दिमाग में एक ख्याल डाला गया है, एक ख्याल घुसाया गया है कि ये कोई खास चीज है और उसमें से निकलती हुई हर एक चीज खास है। हकीकत में जैसा हाथ है, पांव है, आंख है, वैसे ही ये शरीर का एक अंग है। ये कोई खास चीज नहीं है और उसमें से निकलती हुई चीज भी कोई खास नहीं है। और साथ ही साथ एक बूंद वीर्य माने 100 बूंद खून, और एक बूंद खून माने इतना खाना, इतना पौष्टिक आहार की आवश्यकता है। ये गलत धारणा से पुरुष की चिंता और बढ़ जाती है और एंजाइटी का शिकार हो जाता है और वह बेवजह चिंतातुर, मायूस बन जाता है। वह अपने आप को कमजोर महसूस करता है। यह कमजोरी सरासर मानसिक है, शारीरिक बिल्कुल नहीं। आप इसमें कितनी कैलोरी व्यय करते हैं? अरे जितनी पाव ग्लास मीठे दूध में होती है उससे भी कम। अभी एक दूसरा सवाल यहां पैदा होता है कि फिर जिसे सेलिबसी और ब्रह्मचर्य कहते हैं उसका क्या फायदा? फिर सेक्स से परहेज करने का फायदा क्या? कोई फायदा नहीं है। कहते हैं कि सेलिबसी या सेक्स से परहेज करने से बदन रुष्ट पुष्ट होता है और बेहतर एथलीट बनने के लिए और लंबे आयुष्य के लिए ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। यह एक गलत धारणा है, यह एक मिथ्या धारणा है। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो खेल कूद में अव्वल आए हैं और जिन्होंने मैच के आधे घंटे पहले वीर्य स्खलन किया था। मेरे एक मित्र डॉक्टर वॉडल पोमेरॉय जो किन्सी के एसोसिएट थे, उन्होंने मुझे कहा था कि वो एक ऐसे ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को जानते हैं कि जिन्होंने गेम शुरू होने से आधे घंटे पहले ही वीर्य स्खलन किया था। हकीकत में ओनली थिंग ट्रू अबाउट सेलिबसी इज दैट सेलिबसी इज नॉट हेरिडिटरी। माने ब्रह्मचर्य के बारे में सिर्फ एक ही चीज सही है और वह है कि ब्रह्मचर्य अनुवंशिक नहीं है। भगवान तक पहुंचने के लोग बोलते हैं कि भाई ब्रह्मचर्य और सेलिबसी आवश्यक है। मेरे ख्याल से जहां तक भगवान तक पहुंचने की बात है, जितने भी भगवान हैं, महावीर, शंकर, राम, बुद्ध, जीसस क्राइस्ट, मोहम्मद पैगंबर, सब के सब शादीशुदा थे। जब भगवान खुद शादीशुदा है तो भक्त का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ब्रह्मचर्य का
असली संस्कृत शब्दार्थ है ब्रह्म माने क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, और चर्य का मतलब है उसकी खोज में, इन सर्च ऑफ। ब्रह्मचर्य माने ब्रह्मा की खोज। सामान्यतः सेक्स में ब्रह्मचर्य का अर्थ जो आम लोग समझते हैं वो है कि भाई व्यक्ति का अविवाहित रहकर मैथुन से परहेज करना, जो सरासर गलत। अभी हमने वीर्य और सेलिब्रेसी के बारे में जानकारी ली, आगे हम देखते हैं धात सिंड्रोम के लिए। क्या मूत्र के साथ जो शुक्र जंतु धात जाता है उसका कोई उपाय है? पेशाब के साथ वीर्य जाता है, ऐसी गलतफहमी का शिकार बहुत से लोग हैं। साथ ही साथ कई बार अखबार में एडवर्टाइजमेंट भी देखेंगे या रेलवे ट्रैक पर होर्डिंग देखेंगे कि पेशाब के रास्ते से वीर्य या धात जाता हो तो इलाज के लिए हमको आके मिले। इससे पुरुष सचमुच मानने लगता है कि यह बहुत बड़ी बीमारी है, और जब वो अपने आप को इससे पीड़ित देखता है तो वो बेहद चिंतातुर हो जाता है, एंजाइटी और डिप्रेशन में चला जाता है। ऐसी अवस्था में मैंने लोगों को 10-10, 15-15 पाउंड वजन भी कम होते हुए देखा है। ये धात या वीर्य की वजह से नहीं, सिर्फ उसकी चिंता की वजह से। हकीकत यह है कि शरीर विज्ञान की क्रिया के अनुसार एक नॉर्मल आदमी में मूत्र के साथ वीर्य का जाना असंभव है। जब व्यक्ति को वीर्य स्खलन होता है तब पहले मूत्राशय का द्वार बंद होता है और उसके बाद ही वीर्य झटके से बाहर निकलता है। लिहाजा वीर्य और मूत्र सामान्यतः कभी एक साथ नहीं मिल सकते। असल में जिसे वीर्य समझ लिया जाता है वो हकीकत में प्रोस्टेट और मूत्रमार्गीय ग्रंथियों का स्राव होता है। जब कोई व्यक्ति शौच के लिए बैठता है और मल त्याग के लिए थोड़ा सा प्रेशर करता है तो ये दबाव, ये प्रेशर मलाशय से होकर प्रोस्टेट और मूत्र नलिका तक जाता है और लिसलिसे पदार्थ की कुछ बूंदे जमा होकर बाहर निकल आती। ये प्रक्रिया बिल्कुल वैसी ही है जैसे माथे पे 10 बूंद है पसीने की और 11वीं मिलते ही पसीना नीचे टपक पड़ता है। बस यही क्रिया मूत्र मार्ग में होती। ये गलतफहमी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्किस्तान ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज में ही आपको देखने को मिले। जब मैं अमेरिका और यूरोप में था तब एक भी मरीज मुझे ऐसा नहीं मिला। मैं सोच में पड़ गया था कि ऐसा क्यों। फिर मैं वो निष्कर्ष पे, वो नतीजे पर पहुंचा कि इसका कारण हमारी शौच पद्धति है, माने हमारी टॉयलेट जाने की रीत। विकसित देशों में लोग बिल्कुल कामोड़ का प्रयोग करते हैं। उसके लिए उस पर बैठकर जब वो शौच क्रिया करते हैं तब वो सामने सीधा देखते हैं। हमारे देश में अक्सर लोग उकड़ू मार के बैठते हैं और शौच करते हैं, जिसकी वजह से वो शौच करते समय नीचे देखते हैं और तब वो लिसलिसा पदार्थ टपकते देखते हैं और उसे गलती से वो वीर्य और शुक्र जंतु समझ लेते हैं। वीर्य कोई खास चीज है और उसके बह जाने से कमजोरी आ जाएगी, नामर्दगी आ जाएगी, ये गलत धारणाएं उनके दिमाग में तो पहले ही से होती है, इसलिए कमजोरी का एहसास होने लगता है। और लेकिन साथ ही साथ जब अखबारों में एडवर्टाइजमेंट पढ़ते हैं कि यदि आपको पेशाब के रास्ते से वीर्य निकल जाता हो तो आप हमसे इलाज करवाएं, ऐसे शीर्षक वाले विज्ञापन पढ़ने के बाद उनकी चिंता और बढ़ जाती और फिर वो बीमार न होते हुए भी अपने आप को बीमार समझने लगते हैं। हकीकत में ये बीमारी है ही नहीं। अगर किसी को भी ये बात पे संदेह है कि ये लिसलिसा पदार्थ शुक्र जंतु है, स्पर्म्स है, तो इस पदार्थ का यूरिन का परीक्षण करवा ले, इसमें आपको एक भी शुक्र जंतु नहीं मिलेगा। मैंने विश्व स्तर पर कुछ अहम रिसर्च, मिसाल के तौर पर ऑर्गेज्म का एक नया क्लासिफिकेशन दिया, सेक्सुअल ग्राउंडिंग का एक नया कंसेप्ट दिया,
वात्सायन कौन था और उसने कब कामसूत्र लिखा, ये सब मेरी विश्व स्तर की रिसर्च है। लेकिन अगर मुझे पूछा जाए कि तुम्हारी सबसे लोकोपयोगी रिसर्च कौन सी है, तो मैं कहूंगा कि ये धात सिंड्रोम वाली, क्योंकि इसकी वजह से ही मैंने मेरे बहुत से देशवासियों को यह गलतफहमियों से मुक्ति दिला सका हूं और उनकी एंजाइटी और मायूसी दूर कर सका हूं। नोट, यहां एक बात की क्लैरिटी में जरूर करना चाहूंगा, ये खास नोट कीजिएगा कि मल त्याग के लिए हमारी उकड़ू बैठने की पद्धति कोमोड की पद्धति से बेहतर है। लोग कहते हैं कि मूत्र मार्ग से धात जाने से पुरुष नामर्द हो जाता है। पुरुष जब मलत्याग करता है तो उसे थोड़ा प्रेशर प्रोस्टेट और यूरेथ्रल ग्रंथि के स्राव पर आता है, और जैसे माथे पर 10 पसीने की बूंदें हैं और 11वीं मिलते ही एक धारा के रूप में टपक पड़ती है, बस उसी तरह से प्रोस्टेट और यूरेथ्रल ग्रंथि का स्राव भी टपक पड़ता है और कुछ चिकनाहट की बूंदें बाहर निकलकर आ जाती। लेकिन इसमें कोई शुक्र जंतु नहीं होते। हकीकत में ये गलत धारणा हमारी टॉयलेट करने की पद्धति से पैदा हुई। पश्चिमी देशों में ये समस्या है ही नहीं, क्योंकि वो कमोड़ को इस्तेमाल करते हैं और जो कमोड़ पे बैठता है वो सीधा देखता है और जो उकड़ू मारकर टॉयलेट बैठता है वो नीचे देखता है। जिसने देखा वो फंस गया, जो नहीं देखा वो बच गया। एक सवाल दूसरा भी आता है कि क्या महिलाओं को भी स्वप्न मैथुन होता है? जी हां, होता है। स्वप्न मैथुन के दौरान चरम सीमा के वक्त आनंद का एहसास भी होता है, लेकिन पुरुषों की तरह उन्हें स्खलन नहीं होता। यह प्रश्न मेरे यहां आई हुई हर एक महिला को मैंने पूछा है। उससे मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि स्लीप ऑर्गेज्म की अनुभूति होने में पुरुषों का प्रमाण विशेष है, स्त्रियों का थोड़ा कम। दूसरा एक प्रश्न आम होता है कि क्या वीर्य पतला माने नामर्दगी की एक निशानी है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। वीर्य का गाढ़ापन कम ज्यादा होता रहता है और उसके कई कारण हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आपने बहुत टाइम से मैथुन नहीं किया हो और ऑर्गेज्म नहीं आया हो तो वीर्य गाढ़ा होगा, या आपकी कामोत्तेजना तीव्र नहीं है तो वीर्य में थोड़ा पतलापन आएगा, और कुछ खान पान की वजह से भी वीर्य गाढ़ा पतला हो सकता है। लेकिन इससे पुरुष की कामुकता या काम शक्ति से कुछ लेना देना नहीं। दूसरा सवाल है, क्या वीर्य का संचय करने से वो खेल कूद में ज्यादा माहिर हो जाता है, वो दीर्घायु होता है? यह भी एक गलतफहमी है। अगर ये सही होता तो हर ब्रह्मचारी दीर्घायु होते और ओलंपिक के खिलाड़ी होते, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या वीर्य की मात्रा और उसका रंग महत्वपूर्ण है? बिल्कुल भी नहीं। जैसे जैसे पुरुष की उम्र बढ़ती है वैसे वीर्य का रंग सफेद में से हल्का सा पीला होता है। उम्र बढ़ने के साथ वीर्य की मात्रा थोड़ी कम होती और वीर्य के गाढ़े में से थोड़ा पतला बनता है। लेकिन वीर्य का पीले होने से, पतला होने से या कम होने से उसकी कामेच्छा और कामशक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कई बार लोग पूछते हैं कि क्या नामर्दी के लिए सीमेन एग्जामिनेशन जरूरी है, वीर्य की तपास जरूरी है? बिल्कुल नहीं। अगर वीर्य में एक भी शुक्र जंतु नहीं हो तो भी उसकी कामेच्छा और कामशक्ति पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ती। पुरुष की कामशक्ति और बच्चा पैदा करने की क्षमता, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें और वह टेस्टीज में मौजूद अलग अलग सेल्स पर निर्भर करती। स्पर्म्स की कमी की वजह से या न होने की वजह से व्यक्ति की कामेच्छा और कामशक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, कभी कभी लोग बताते हैं कि वीर्य में खून आ जाए तो उसकी आम वजह क्या हो सकती है। मेरे तजुर्बे में कई बार व्यक्ति बहुत टाइम तक संभोग ना करे या तो कई बार बहुत कम समय में ज्यादा संभोग करे तो ऐसी प्रक्रिया पाई जाती, माने टू फ्रीक्वेंट और टू इनफ्रीक्वेंट ऑर्गेजम।
मिसाल के तौर पर आपने 4 महीने तक कुछ भी नहीं किया और फिर अचानक एक ही दिन में 4 बार संभोग किया, तो ऐसी हरकत हो सकती। कभी कभार ऐसा हो भी जाए तो याद रखना चाहिए कि आपकी सेक्सुअल लाइफ आप रेगुलर बना दें। ज्यादातर रेगुलर सेक्स लाइफ से ही ये समस्या दूर हो जाएगी। उसके बाद भी अगर आपकी समस्या बरकरार रहे तो आप किसी यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। दूसरा, क्या ब्रह्मचर्य या सेक्स से परहेज फायदेमंद हो सकता है? कुछ लोगों को ये गलतफहमी होती है कि शारीरिक और मानसिक सुख के लिए सेक्स से परहेज जरूरी है ताकि वो अपनी एनर्जी गंवाए नहीं। इसलिए वो ब्रह्मचर्य से इस तथाकथित एनर्जी को बचाने की कोशिश करते हैं, जो कि एक सामान्य इंसान के लिए लगभग नामुमकिन है। और जब वो इसमें असफल होते हैं, उनका ब्रह्मचर्य जब टूट जाता है, तो व्यक्ति एक अपराध भाव और हीन भावना से ग्रसित हो जाती है। 24/7 उसे यह लगता रहता है कि मुझसे कुछ गलत हो गया। ऐसी हरकतें जब बार बार होती है, तब व्यक्ति और ज्यादा मायूस बन जाता है। ऐसी हालत में व्यक्ति डिप्रेशन में चली जाती है। उसको रात को नींद ही नहीं आती, सुबह आंख जल्दी खुल जाती है, बड़ा चिड़चिड़ा बन जाता है और उसका मन किसी भी चीज में नहीं लगता और वो मानसिक रूप से अस्वस्थ बन जाता है। जब कई बार पुरुष अपने प्राइवेट पार्ट का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करता, तो कभी कभी प्राइवेट पार्ट में शिथिलता भी आ सकती है। कहते हैं कि इट्स द डिसयूज विच लीड्स टू एट्रोफी एंड नॉट द यूज। कहने का मतलब है बिना उपयोग से शिथिलता आ सकती है, उपयोग से नहीं। मेरे लेक्चर का एक किस्सा मुझे याद आ रहा है, जहां मुझे एक नेता ने सवाल किया था कि महात्मा लोग तो ब्रह्मचर्य की बातें करते हैं, उसका क्या? तब मैंने उनको जवाब दिया था और इतना ही कहा था कि महात्मा माहिर होते हैं रिलीजन में या पॉलिटिक्स में, सेक्सुअल साइंस में नहीं। अगर मैं धर्म की और पॉलिटिक्स की बात करूं और आप माने, तो इसमें गलती मेरी नहीं है, गलती आपकी। हमने अगले लेक्चर में वीर्य और उसके महत्व के बारे में बात की। इसके अलावा और भी कुछ सामान्य गलतफहमियां हैं जिसके लिए भी लोग अक्सर चिंतित रहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। खास करके एक बहुत ही आम गलतफहमी है जिसकी वजह से मैंने कितनी शादियां टूटते हुए देखी है। मैं बात करने जा रहा हूं अक्षत योनि पटल के बारे में, कौमार्य के बारे में, हाइमेन के बारे में। योनि पटल एक मेम्ब्रेन होती है, एक छोटा सा पतला टिश्यू होता है, योनि मार्ग के बाहरी हिस्से में लगा हुआ रहता है। कुछ औरतों में यह होता है और कुछ औरतों में पैदाइशी नहीं भी होता है। लेकिन अगर योनि पटल रहता है तो उसमें छेद अवश्य रहता है ताकि माहवारी का खून इसमें से ही बाहर आ सके। अगर योनि पटल स्त्री में रहता है तो कई बार पहले संभोग के दौरान पेनिट्रेशन के वक्त थोड़ा बहुत खून निकल सकता है। लेकिन अगर ये योनि पटल पैदाइशी नहीं है या किसी वजह से फट गया है तो पहले संभोग के वक्त खून नहीं भी निकलता। पहले सहवास में खून का निकलना जरूरी नहीं है, लेकिन अफसोस की बात है कि लोग इसका ताल्लुक स्त्रियों की पवित्रता या अपवित्रता के साथ जोड़ते हैं। एक कहावत है कि देयर आर वर्जिन इंडिविजुअल्स हु आर नॉट चेस्ट एंड चेस्ट इंडिविजुअल्स हु आर फिजियोलॉजिकली नॉट वर्जिन। कहने का मतलब यह है कि अक्षत योनि वाली अनेक स्त्रियां पवित्र नहीं होती और कई पवित्र स्त्रियां अक्षत योनि वाली नहीं। लड़की वर्जिन हो तो पहले सहवास में खून निकलना ही चाहिए, ये जरूरी नहीं। अक्षत योनि का संबंध कुछ लोग ऐसी स्त्री से जोड़ते हैं जिसने कभी मैथुन न किया हो और जिनका पर्दा, झिल्ली, हायमेन बरकरार हो। कुछ लोगों के दिमाग में यह रहता है
कि पहले संभोग के वक्त हर एक स्त्री को आमतौर पर हाइमेन फटना ही चाहिए और रक्तस्राव होना ही चाहिए। हकीकत में यह हाइमेन खेलकूद के दौरान, व्यायाम करते समय या टेम्पोन जो माहवारी के वक्त खून के बहाव रोकने के वाला टिश्यू जो इस्तेमाल किया जाता है, या मास्टरबेशन की वजह से भी ये फट सकता है। घुड़सवारी, साइकिलिंग और कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज की वजह से भी ये हाइमेन फट सकता है। यही कारण है कि हर एक कुंवारी लड़की को प्रथम संभोग के वक्त रक्तस्राव का होना बिल्कुल जरूरी नहीं। हकीकत में बेवजह से लोग एक छोटे से टिश्यू के लिए बहुत बड़ा इश्यू खड़ा कर देते। यह स्त्रियों का जननांग का दृश्य है। ये दृश्य में ऐसी लड़की है जिसने कभी भी सहवास नहीं किया, इसके लिए उसका हाइमेन अक्षत है, दिखाई देता है। बी, ये चित्र के अंदर लड़की ने सहवास किया है, उसके लिए हाइमेन है ही नहीं। सी, तीसरे चित्र में इस लड़की ने कभी भी इंटरकोर्स नहीं किया, फिर भी उसको हाइमेन नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि हर एक स्त्री को पहले संभोग में खून निकलना ही चाहिए, यह जरूरी नहीं है। ये एक गलत फहमी है जो दूर की जाए। कुछ कम्युनिटीज में ऐसा भी है कि शादी की पहली रात के बाद सुबह लड़के को खून वाली चद्दर बतानी पड़ती है और लोगों को एहसास दिलाना पड़ता है कि मेरी औरत पाक यानी पवित्र वर्जिन थी, नापाक माने अपवित्र नहीं। ये गलत वहमियां सिर्फ अनपढ़ और गरीब लोगों में नहीं है, पढ़े लिखे और अमीरों में भी प्रभावित, उसमें भी प्रचलित है। अक्सर जब कॉलेज में लेक्चर होता है तो कई बार कुछ लड़कियां ये सवाल पूछती है कि हमने पहले किसी से संभोग किया है और ये बात हमारे होने वाले पति जान तो नहीं जाएंगे। बताना या नहीं बताना ये आपकी मर्जी की बात है, लेकिन अगर आप खुद इनकार करें कि मैंने कभी किसी के साथ संभोग नहीं किया है, तो कोई भी साबित नहीं कर सकेगा कि आपने पहले कभी सहवास किया था। दूसरा एक सवाल पूछते हैं, कौन ज्यादा कामुक, पुरुष या स्त्री? पुरुष स्त्रियों से ज्यादा कामुक होते हैं, यह एक गलतफहमी। ज्यादातर स्त्रियों के मन में ऐसा रहता है कि पुरुष अधिक कामुक होते हैं और कई बार ये भावनाओं का जन्म की जड़ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ मास्टरबेशन और सेक्सुअल क्राइम्स और बलात्कार जैसी चीजें पुरुषों में ज्यादा दिखाई देती है, इसलिए ऐसा एहसास होता है, लेकिन ये हकीकत नहीं। कुछ पुरुषों में भी यह गलतफहमी रहती है कि स्त्रियां पुरुषों से ज्यादा कामातुर रहती है। कई बार ये भावना उनके दिमाग में इसलिए आती है कि एक ही मैथुन के दौरान स्त्रियां कई बार चरम सुख की अनुभूति कर सकती है, जो कि पुरुष एक बार चरम सुख के बाद तत्काल उत्तेजित नहीं हो सकता। लेकिन पर्याप्त उत्तेजना मिलने पर स्त्री कई बार चरम यौन सुख की अनुभूति के बाद भी बार बार ये चरम सुख की एहसास उसकी अनुभूति कर सकती। अंग्रेजी में कहा जाए तो फॉर अ वुमन टू बी मल्टी ऑर्गेस्मिक इज एन इनबिल्ट थिंग, व्हाइल इन मैन इट इज नॉट। हकीकत में कामेच्छा का आवेग व्यक्ति की शारीरिक जरूरत पर और मानसिक आवेग पर आधार रखता है, लेकिन याद रहे कि कामेच्छा का आवेग सिचुएशन पर डिपेंड करता है, मूड पर डिपेंड करता है, आपकी सामाजिक परिस्थिति पर डिपेंड करता है और आपके पार्टनर के रिस्पॉन्स पर भी डिपेंड करता है। हकीकत में कामुकता या कामेच्छा दो कान के बीच में होती है, दिमाग दो पांव के बीच में। एक और सवाल आता है कई बार कि सुन्नत किया हुआ पुरुष सहवास ज्यादा लंबा चला सकता है। यह गलतफहमी है। कुछ लोग सुन्नत खातना माने सरकमसिजन कराते हैं क्योंकि वह पार्ट खुला रहे, वहां स्मैग्मा जमा ना हो और रोज चमड़ी पीछे लेके साफ करने की आवश्यकता न रहे।
लेकिन साथ ही साथ एक डिसएडवांटेज भी ये होता है कि आगे के भाग पर अगर कुछ जख्म या इन्फेक्शन हो गया तो आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता, जो कि नॉन सर्कमसाइज पुरुष में चमड़ी उस पार्क को कवर करती है, प्रोटेक्ट करती है। जख्म के ऊपर चमड़ी आ जाने से परेशानियां कम महसूस होती। कुछ ऐसे भी रिपोर्ट्स आए हैं कि जिन लोगों में खातना करवाई होती है उन लोगों में शिश्न का कैंसर होने के चांसेस बेहद कम होते हैं। लेकिन जो ये धारणा है कि जो आदमी ने खातना कराई हुई रहती है वह संभोग की क्रिया लंबी चला सकता है, ये एक गलतफहमी है जो दूर किया जाए। दूसरी एक ये भी लोग मानते हैं कि भाई नसबंदी से नामर्दगी आ जाती है। कुछ लोग नसबंदी नहीं करवाते क्योंकि उनके दिमाग में ये धारणा रहती है कि नसबंदी करवाने से कामेच्छा और काम शक्ति खत्म हो जाएगी। हकीकत में अंडकोश में दो तरह के सेल्स रहते हैं। एक में से हार्मोन बनते हैं जो व्यक्ति की काम इच्छा और काम शक्ति ये हार्मोन पर निर्भर रहती है, जो डायरेक्ट खून में चला जाता है। और दूसरे में से शुक्र जंतु बनते हैं जो शुक्र नलिका द्वारा शुक्राशय के जरिए प्रोस्टेट में से होकर वीर्य के साथ बाहर आते हैं। नसबंदी में सिर्फ ये शुक्र नलिका काट के बांध दी जाती है ताकि पुरुष को क्लाइमेक्स के दौरान वीर्य तो निकलता है लेकिन शुक्र जंतु उसमें शामिल नहीं होते। नसबंदी के बाद कामेच्छा, काम शक्ति और चरम सीमा के दौरान का आनंद पहले के जैसा ही रहता है। नसबंदी के बाद वीर्य की मात्रा लगभग पहले जितनी ही होती है क्योंकि पूरे सीमेन के अंदर शुक्र जंतु 1% पे माने 1% से भी कम होते हैं। उसी तरह स्त्रियों में भी ट्यूबेक्टोमी माने स्त्री नसबंदी के ऑपरेशन के बाद कामेच्छा और कामशक्ति और चरम सीमा का आनंद ऑपरेशन के पहले जैसा था वैसा ही रहता है, पर उनमें बच्चा पैदा करने की क्षमता नहीं होती। इसकी विस्तृत चर्चा हम फैमिली प्लानिंग पे लेक्चर में अवश्य करेंगे। कई बार पुरुष और स्त्री की कामेच्छा नसबंदी के बाद बढ़ भी जाती है क्योंकि उनको ये एहसास हो जाता है कि अभी प्रेगनेंसी का कोई खतरा ही नहीं है और हम कभी भी बिंदास सहवास कर सकते हैं। ज्यादा बार सहवास और सेक्स पावर एकमात्र बैरोमीटर है ऐसा लोग पूछते हैं। मुझे एक पेशेंट ने पूछा था कि हफ्ते में कितनी बार संभोग करते हैं तो सेक्स पावर अच्छा माना जाता है। मैंने उसे कहा कि कितनी बार करते हो वो जरूरी नहीं है, कैसे करते हो वो जरूरी है। आप सहवास को लेकर किसी स्टैंडर्ड के बारे में न सोचें। कुछ लोगों का यह मानना है कि हफ्ते में बस 1 या 2 बार सहवास करना चाहिए। कुछ लोग मानते हैं कि महीने में 1 या 2 बार करना चाहिए, वो स्टैंडर्ड है। मैं आपको एक सवाल पूछूं, आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इंसान का कितना होता है? सब कहेंगे 98.4। आप 10 लोगों को चेक कर लो, एक में भी आपको मुश्किल से मिलेगा। अलग अलग लोगों की अलग अलग फितरत है और अलग अलग प्रक्रिया होती है। इसके लिए बेहतर यही होगा किसी स्टैंडर्ड या गिनती के चक्कर में न पड़कर बस सहवास का ही इच्छानुसार आप आनंद उठाएं। अहम बात ये नहीं है कि कोई कितनी बार सहवास करता है, बल्कि अहम बात यह है कि उसे कितना एंजॉय करता है, कितना संतोषदायक होता है। मैं कहूँगा एक सेक्सोलॉजिस्ट हमेशा माहिर पेशेवर विशेषज्ञ होता है, ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। आपको ये बताऊं मैं कि ये सबसे बड़ी गलतफहमी। सेक्सोलॉजिस्ट के बारे में पूरी जानकारी हासिल करने के बाद ही उसके पास इलाज करवाना चाहिए। उसका क्वालिफिकेशन, उसका तजुर्बा, उसके बारे में आपके फैमिली डॉक्टर की राय इत्यादि की जानकारी के बाद ही उसे कंसल्ट करना बेहतर होगा।